जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछे जाने वाले मॉडल प्रश्न पेपर, जो आपके लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपका स्कोर कितना हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है। सिंपल सा आपसे पूछा गया है, पित्त रस जो है हमारे मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है। तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए, यानी जिगर। इसको यकृत के भी नाम से जाना जाता है, याद करिएगा, यकृत, लीवर इसे कहा जाता है। इसका वजन आपसे पूछा जाए तो 1.5 kg आप लोग याद करिएगा। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है हमारा अग्नाशय, आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, कच्ची गाजर किसका एक अच्छा स्रोत है। तो साथियों, आसान प्रश्न है। गाजर जो है मुख्य रूप से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए आप लोग याद करिएगा। देखिए, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत हमारा सूर्य का प्रकाश माना जाता है, सूर्य का प्रकाश। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला, यानी खट्टे पदार्थ जो भी होते हैं वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ई का जो है वो जितने भी अंकुरित जो चावल जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब अंकुरित हैं, ये विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है, यानी आरबीसी कहाँ पे उत्पन्न होता है, आपसे पूछा गया है। देखिए, आरबीसी जो है इसका जीवन काल पूछा जाता है तो 120 दिन आप लोग याद करिएगा, 120 दिन होता है। और आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मंजा, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब ये हो जाएगा। और इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है, आप लोग याद करिएगा। अस्थि मंजा में यह उत्पन्न होता है और मृत्यु इसकी प्लीहा में हो जाती है और इसका जीवन काल 120 दिन। आप लोग बताइए, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। डब्ल्यूबीसी, जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, इसे मानव शरीर का पुलिसमैन के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा 4 नंबर, अशोक किस वंश का एक महान शासक था। तो साथियों, अशोक जो है मौर्य वंश का एक महान शासक था, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब सी हो जाएगा, आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, नींबू एवं संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था ऊपर, यानी खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे फल हैं, तो इनमें विटामिन सी मुख्य रूप से भरपूर पाया जाता है, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, सी विटामिन, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद करिएगा। और इसका रासायनिक नाम देखिए, विटामिन सी का लिखा गया है ऑप्शन डी में, एस्कॉर्बिक एसिड। आप लोग बताएं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किसके कारण। तो साथियों, वर्षा की जो बूंदें होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। देखिए, ऑप्शन डी में लिखा गया उत्प्लवन बल। ये जल में जैसे कोई समुद्र में नाव तैरती है, यानी जिसका आयतन ज़्यादा होगा वो तैरेगा ही, ध्यान रखिएगा। तो उत्प्लवन बल के कारण, अगर आपसे पूछा जाए समुद्र में नाव कैसे तैरती है, तो वो उत्प्लवन बल के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, रेबीज का टीका का खोज किसने की थी। तो साथियों, रेबीज का टीका का खोज लुई पाश्चर, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया था। टीबी का खोज बताएं आप लोग, टीबी का जो जीवाणु है उसका खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, इसी ऑप्शन में लिखा गया है। चेचक का खोज हम आपको बता दे रहे हैं, चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर, आप लोग याद करिएगा। आप लोग को बताना है टीबी के जीवाणु का खोज किसने किया है। अगला प्रश्न होगा, सोलर सेल बदलता है, यानी सोलर सेल जो पैनल होते हैं वो किस में ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं। तो साथियों, सोलर जो सेल होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, सोलर सेल। आप लोगों को बताना है यहाँ पे, जो मोबाइल में माइक्रोफोन होते हैं उनका कार्य क्या है, यानी कैसे वो किस ऊर्जा में बदलते हैं। माइक्रोफोन का हमारे मोबाइल में देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक लाउड स्पीकर और एक माइक्रोफोन। तो आप लोग को बताना है माइक्रोफोन का उपयोग हमारे मोबाइल में क्या करता है। अगला क्वेश्चन होगा
9 नंबर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो साथियों, जो हमारा भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसे प्रस्तावना कहा जाता है, उसमें सिर्फ एक बार संशोधन किया, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? यानी जो हमारी प्रस्तावना है जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, अखंडता, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बनाने की जो शपथ उसमें बताया गया है, यह किसने वर्णित किया था, यानी किसने बताया था? तो 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा के.एम. मुंशी। आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज प्रश्न से हम आपको रिलेटेड कर देते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहा गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, आप लोग याद करिएगा, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस माध्यम से, यानी कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो साथियों, ये जो तीनों नाम देख रहे हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये हमारे जो संविधान बना था जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये तीन शब्द हमारे संविधान में नहीं था। तो ये कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। आप लोग याद करिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 12 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो साथियों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। ये गुप्त वंश का एक महान शासक था, समुद्रगुप्त। आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का एक अधिकार है? यानी जो हमारे भारत में इस समय कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप सभी लोग जरूर जानते होंगे। तो ये जो भारतीय संघ में कोई भी अगर नए राज्य की स्थापना करना है तो ये किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, सांसद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा अध्यक्ष। तो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ए, यानी सांसद। देखिए, भारतीय संसद में 3 व्यक्ति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर बना होता है हमारा सांसद। आप लोग याद करिएगा, जब तक तीनों की सहमति नहीं होगी कोई भी नई राज्य की स्थापना नहीं होगा। तो ये इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सांसद। आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, हरियाणा राज्य कब बना था? तो दोस्तों, हरियाणा राज्य जो है 1966, यानी ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1966 में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। 1963 में देखिए नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी, नागालैंड। 1975 में 22वां राज्य हमारा बना था सिक्किम। सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था, आप लोग याद करिएगा। और 1953 में भारत का सबसे भाषा के आधार पर, याद करिएगा, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? तो हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। आप लोग बताएं इस समय वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला क्वेश्चन होगा 15 नंबर, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, यानी किस माध्यम से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? यह ऑप्शन से जवाब दिया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, भारतीय नागरिकता 3 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो 3 से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में 4 है, यानी एक इसमें से नहीं होगा। तो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऐसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये तीनों से भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, सरकार द्वारा पंजीकरण कराकर, देशीकरण से और जन्म से। अगर कोई व्यक्ति जन्म से है तो बिल्कुल उसको नागरिकता ऐसे ही मिल जाएगा। देशीकरण से यानी उसका नियम फॉलो करना पड़ेगा, 10 वर्ष 15 वर्ष जो भी होगा, और सरकार द्वारा पंजीकरण करके। ये 3 विधि से हम लोग पा सकते हैं नागरिकता। अगला क्वेश्चन होगा 16 नंबर, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा,
भाग 3। देखिए अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो 12 से 35 तक के बारे में चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार शुरू में 7 थे लेकिन अब 6 हो गए हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वां संविधान संशोधन 1976 से हटा दिया गया है और इस समय वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ था? तो साथियों हाथी गुम्फा अभिलेख, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। आप लोग याद करेगा, हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। वैसे भारत का अनेक नाम है, इंडिया, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र किया गया है, आप लोग याद करेगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सती प्रथा, भारत में जो है सती प्रथा पहले उल्लेख था, बंद कर दिया गया इसको, तो ये कहाँ मिलता है? तो एरण अभिलेख, ये भानुगुप्त के शासनकाल में 510 में से खोजा गया था, आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न होगा 18 नंबर, बांग्लादेश का सांसद का क्या नाम है? तो दोस्तों बांग्लादेश के सांसद का नाम है जातीय संसद, यानी डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का सांसद का नाम है नेपाल, आप लोग याद करिएगा। कांग्रेस अमेरिका के सांसद का नाम है, सांसद जो हमारा भारत का खुद सांसद का नाम सांसद ही है। सांसद वो ध्यान दीजिएगा जो हमने आपको बताया है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वो सांसद अलग हो गया और ये सांसद भवन एक अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। तो बांग्लादेश का सांसद का नाम जातीय सांसद, भारत का सांसद का नाम खुद सांसद है और अमेरिका का सांसद का नाम कांग्रेस और नेपाल के सांसद का नाम राष्ट्रपति, आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न होगा 19 नंबर, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों हड़प्पा जो है रावी नदी, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लोथल, प्राचीन नाम है ये लोथल, ये किस नदी के किनारे थी? तो भोगवा। लोथल कहाँ पे है? तो देखिए गुजरात में स्थित है, वर्तमान में लोथल गुजरात में। अगला क्वेश्चन होगा और हमारा लास्ट प्रश्न होगा, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? तो देखिए सिंधु सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। तो सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। यहाँ पे हमने 20 प्रश्नों को आपको पूरा किया है और वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखा जाता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं और आप लोग क्विज का जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आज का हमारा क्विज है, भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? देखिए अभी हमने आपसे इससे क्वेश्चन बताया था, इस समय भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 और उस समय जब संविधान बना था तो हमारा उस समय कितने राज्य थे आप लोग को बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।